अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 404 के लेसन नंबर 2 को देखेंगे, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट हासिल करना, या तो मैक्सिमम में या फिर मिनिमम में। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का फोकस होता है मैक्सिमम निकालना, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना या फिर यूटिलिटी मैक्सिमम करना, और या फिर मिनिमम निकालना, मिनिमम जैसे कि कॉस्ट वगैरह। जिस चीज़ को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर का गोल क्या होता है, कंज्यूमर अपनी जो है यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, मतलब कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी खुशी हासिल करता है। फर्म का गोल क्या होता है, फर्म जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाती है। और कॉस्ट में मिनिमाइजेशन क्या होती है, फर्म कोशिश करती है कि कॉस्ट कम से कम हो, मतलब सस्ती प्रोडक्शन हो। ठीक है। अब हर सिचुएशन में एक ही बेस्ट डिसीजन नहीं जो है वो होता, क्योंकि हर इंसान की चॉइस डिफरेंट होती है, हर मैनेजर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। इसलिए ऑप्टिमल डिसीजन वो होता है जो आपके गोल के सबसे ज़्यादा करीब हो। ठीक है। इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि बेस्ट डिसीजन लेना, लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना। तो याद रखें, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की बात नहीं बल्कि बेस्ट डिसीजन मेकिंग की साइंस है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ऑप्टिमल डिसीजन क्या होता है, ये सारा आपने याद कर लेना है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। कंपनी का मेन गोल होता है अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना या मैक्सिमम करना। फर्म की वैल्यू का मतलब होता है कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, टीआर टोटल रिवेन्यू, जो टोटल इनकम होती है, मतलब कि टीसी टोटल कॉस्ट यानी टोटल कितना खर्चा आया। पाई से मुराद प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टीआर माइनस टीसी, यानी कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल देना, यानी जितना आपने इनकम कमाई है उसमें से जितना खर्चा लगा था वो निकाल देना, आपका प्रॉफिट होगा। आर क्या होता है, डिस्काउंट रेट, ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। फ्यूचर मनी की वैल्यू एडजस्ट करना। सो सिंपल सी बात है कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन सबको जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है। फार्मूला का मतलब क्या होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर का जो तमाम प्रॉफिट्स का जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है। ठीक है। क्योंकि आज का 100 रुपीज़ जो है वो फ्यूचर के 100 रुपीज़ के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। इस फार्मूला को यूज़ करना इजी नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के रिवेन्यू प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ज़रूरत हम नहीं आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में हम कितना जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे, कितना हम जो है वो इनकम कमा पाएंगे। सो कॉस्ट भी जो है वो चेंज होती रहती है, डिस्काउंट रेट भी वेरी करता है, यानी चेंज होता रहता है। सो जो रियल लाइफ मैनेजर डिसीजन होता है वो इसलिए मैनेजर्स डेली लाइफ में जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट मिनिमाइज करना, आउटपुट ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। सो फाइनल गोल हमेशा ये होता है कि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम करना। सो लेकिन डे टू डे जो है वो डिसीजन के लिए मैनेजर्स सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो याद रखें, स्मार्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फर्म वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें जो है मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म में आपने एज एमसीक्यूज इसको देखना है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है चीज़ें, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक्सप्रेसिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स पर। ठीक है। देखिए, हमारे पास है कॉमन वेज ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शंस। कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस है हमारे पास यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं, सेट फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म, ग्राफ्स और टेबल के फॉर्म में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि चारों आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। तो हम टेबल्स की मदद से भी चीज़ों को समझते हैं, ग्राफ्स की मदद से भी समझते हैं, फंक्शनल फॉर्म क्या होता है टेबल के जरिए भी। देखिए, टेबल हमारे पास क्या होता है, इस तरह होता है, रो की सूरत में, कॉलम की सूरत में। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेट फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है सेट फॉर्म। ठीक है। इसके बाद इक्वेशंस क्या होती है, ये वाली होती है, जिसे हम फंक्शनल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये आपके पास टेबल होगा तो आप टेबल की मदद से इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास कुछ है टेबल, स्प्रेडशीट, ग्राफ, इक्वेशंस, इसके बारे में है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हमने जो इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स में डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और कैसे समझा जाता है। ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला और इजी तरीका जो होता है वो टेबल्स होते हैं। यानी टेबल्स का मतलब क्या होता है? डाटा को रोज़ और कॉलम्स में शो करना। ठीक है, ये सबसे सिंपल और डायरेक्ट तरीका होता है डेटा दिखाने का। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है स्प्रेडशीट्स। जब हम टेबल्स को कंप्यूटर पर बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं स्प्रेडशीट्स। ठीक है, इसमें जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह होती है, तो ये अकाउंटिंग और बिजनेस में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके बाद ग्राफ्स आ जाते हैं। देखिए, अगर डाटा सिंपल हो तो हम ग्राफ्स या चार्ट्स यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि डाटा जो है वो ईजिली समझा जाता है, यानी समझ में आ जाता है और ट्रेंड्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आ जाता है, यानी इक्वेशंस वगैरह भी। मतलब जब डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो टेबल्स और ग्राफ्स काफ़ी नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। इक्वेशन का मतलब वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करना इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे कि डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन वगैरह। सो सिंपल डाटा, टेबल्स और ग्राफ्स। ठीक है, ये पहले हम यूज़ करते हैं। जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होते हैं, तो तब हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड डाटा को में से जो है वो इक्वेशंस के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो तो याद रखिए, इकोनॉमिक्स में डाटा को समझने के लिए हम सिंपल टेबल से लेकर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस तक हर टूल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, देन हम आगे आ जाते हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रिलेशंस पर आ जाते हैं। अब हम ये तीन कॉन्सेप्ट्स ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से? टोटल, एवरेज और मार्जिनल रिलेशंस। ठीक है, टोटल क्या होता है? यानी कुल मिकदार हमारी जो होती है। ठीक है, यानी पूरी क्वांटिटी को हम जो है वो टोटल कहते हैं। लाइक टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, जिसे हम टोटल इनकम कहते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब जिसे टोटल तमाम खर्चा होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है टोटल, वो हमारा टोटल होता है। ठीक है, सो एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, याद रखना, एवरेज मतलब पर यूनिट वैल्यू। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अ, मतलब एवरेज कॉस्ट निकालें जब हम, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, सो मार्जिनल में क्या होता है कि मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितना चेंज आता है अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ कर लें तो। सो सिंपल वर्ड्स में यही है कि अगर हम एक और यूनिट बनाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मार्जिनल रिवेन्यू मतलब एमआर, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने से रिवेन्यू कितना बढ़ता है? मार्जिनल कॉस्ट। एमसी मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट कितनी बढ़ती है? मार्जिनल प्रॉफिट, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट से प्रॉफिट में कितना चेंज आता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि मार्जिनल कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि फर्म्स डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं या नहीं, ये डिपेंड करता है मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रिवेन्यू पर। सो टोटल मतलब पूरी वैल्यू, एवरेज मतलब पर यूनिट वैल्यू और मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा यूनिट का इफेक्ट। ठीक है, सो याद रखें कि स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन हमेशा मार्जिनल एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इसमें जो है वो मार्जिनल रिलेशंस के जो मैंने हाईलाइट की हुई ये चीज़, एक चीज़ याद रखनी है कि टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। बस इनके बारे में आपने याद रखना है, ये क्विज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ जाते हैं रिवेन्यू रिलेशंस। देखिए, ये आपके क्विज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे टेबल आपको ये भी समझाती हूँ कैसे करना है। देखिए, इसका फार्मूला आपके पास प्राइस एंड टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है? टोटल रिवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी के। मार्जिन रिवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू एसोसिएटेड विद द 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? क्वांटिटी विद हाईएस्ट रिवेन्यू। जब आपके हाईएस्ट क्वांटिटी रिवेन्यू होगा तो एम आर इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्विज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। अब हम ये चेक करते हैं कि टी आर, ए आर, एम आर कैसे निकाला जाता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो टोटल रिवेन्यू का फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई क्यू के। ठीक है, और एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होता है हमारे पास? टी आर माइनस क्वांटिटी के। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड टी आर डिवाइडेड क्वांटिटी। ठीक है, टी आर डिवाइडेड क्वांटिटी किसके बराबर होता है? एवरेज रिवेन्यू के। मार्जिन रिवेन्यू क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? मार्जिन रिवेन्यू जो होता है वो टी आर का चेंज होता है, यानी टोटल रिवेन्यू का चेंज होता है। वो कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्वांटिटी हम ज़ीरो लें, टोटल रिवेन्यू और ये सारी चीज़ें ज़ीरो आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी 1 लेती हूँ। अब देखें क्वांटिटी जब मैंने 1 ली और मेरे पास टोटल रिवेन्यू गिवन होगा, आपके पास जो टोटल रिवेन्यू होगा, ये टोटल रिवेन्यू गिवन होगा तो आपने जो है वो एवरेज रिवेन्यू निकालेंगे। एवरेज रिवेन्यू होगा तो आपने टोटल रिवेन्यू निकालना होता है, ठीक है। एक चीज़ गिवन होती है, क्वांटिटी आपने 0 से लेके आगे जितने भी नंबर्स तक वो बताएंगे तो वो आपको जो है वो वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर टोटल रिवेन्यू हमारे पास 90 दिया गया है, क्वांटिटी हम 1 रखते हैं, तो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, टोटल रिवेन्यू ओवर क्वांटिटी। अब टोटल रिवेन्यू हमें 90 दी गई है, क्वांटिटी हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 90 ही आ जाएगा। सो मार्जिन रिवेन्यू भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब एक और चीज़ आगे हम जाते हैं, अगर हम 2 रखते हैं, देखिए क्वांटिटी 2 रखते हैं तो मतलब एवरेज रिवेन्यू हमारे पास इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू कितना दिया गया है, 160 दिया गया है, और क्वांटिटी हम 2 रखते हैं, इसको हम कट करते हैं 80 आ जाएगा आंसर एवरेज रिवेन्यू। तो मार्जिन रिवेन्यू कैसे आता है कि आपने दूसरी में से पहली रकम को माइनस करना होता है, यानी कि 160 में से आपने 90 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है आ जाएगा 70, ये आपका मार्जिन रिवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 रखते हैं क्वांटिटी को, तो टोटल रिवेन्यू ओवर 3 हम करेंगे तो मेरे पास एवरेज रिवेन्यू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और 210 में से मैं उससे पहले वाली रकम निकाल दूंगी 160, तो मेरे पास 50 इसका मार्जिन रिवेन्यू आ जाएगा। तो ये सारा आपका जो है वो टेबल है, समझ आ गई। इसके बाद ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है टोटल रिवेन्यू का, आपको पता ही है ये ग्राफ बन गया, और इसके बाद ये एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का भी ग्राफ दिया हुआ है। ये टेबल अगर आपको समझ आ गया तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉफिट रिलेशंस पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि टोटल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं। मार्जिनल प्रॉफिट इज द चेंज इन टोटल प्रॉफिट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, यानी एम पाई इज इक्वल टू, यानी मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो एम पाई इज इक्वल टू एम आर माइनस एम सी, यानी मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो तो एम आर इज इक्वल टू एम पाई इज इक्वल टू एम आर माइनस एम सी आ जाएगा, जो कि इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, आपका जब मैक्सिमाइज होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो एम आर इज इक्वल टू एम सी के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं, ये क्विज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ये याद अच्छे से जो है वो याद रखनी है। इसके बाद मार्जिन प्रॉफिट इज द गेन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इंक्रीमेंट प्रॉफिट इज गेन टू अ मार्जिनल डिसीजन पॉसिबल इन्वॉल्विंग मल्टीपल यूनिट्स ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये देखना है आपने। खैर इसमें जो इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा है वो फार्मूलाज हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है। अभी आपने देखा है कि प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 0 से 5 तक है, ये टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट। अब देखें टोटल रिवेन्यू कितना है हमारे पास स्टार्ट में, अगर क्वांटिटी 0 है तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना है, 0 है, और माइनस टोटल कॉस्ट कितनी है, 20। तो 0 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट क्या निकलेगा, माइनस का 20, ठीक है। अब आपको ये भी जो है वो पता है कि टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास क्वांटिटी 1 है, 0 है, तो प्राइस भी आपके पास फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। प्राइस हमारे पास 90 है और क्वांटिटी 1 रखें तो हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास 90 है और टोटल रिवेन्यू और कॉस्ट 140 है, तो रिवेन्यू में से कॉस्ट निकालना होता है, ये 90 माइनस 140 करेंगे तो माइनस 50 आ जाएगा। इस तरह ये सारे प्रॉफिट निकले में, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास ये जो है इसका ग्राफ भी दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो टोटल रिवेन्यू का ग्राफ है, ये जो है टोटल कॉस्ट का है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रिवेन्यू है, ठीक है। ये आता है जो अब हमने निकाला था प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे निकला था, नेगेटिव की तरफ है ना ये, कोई यहाँ पे जो ये देखें, ये देखिए पहले हमारे पास नेगेटिव, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव में, और फिर 0 और फिर नेगेटिव -23 पे। तो ये इसी तरह आएगा। जो आपका पॉजिटिवली था, ये देखें जो प्लस का 30 आया था ये आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो ऊपर था, और जो जितने भी बाकी 0 वाले देखें, यहाँ पे एक इस जगह पे 0, इस जगह पे 0 आए हुए, और जो बाकी जो हमारे पास नेगेटिव, ये देखें नेगेटिव नीचे आ गए थे, ठीक है। ये उसके हिसाब से। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, किसके बराबर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी,
ठीक है, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है। मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, यानी ये आपके पास ये फार्मूला एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी के। ठीक है, मार्जिन कॉस्ट इज अ चेंज इन टोटल एसोसिएटेड विद यूनिट 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी इसकी। ठीक है, मार्जिन कॉस्ट के, और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी है कि कितने यूनिट, 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट आपको मार्जिन कॉस्ट हो जाता है। इसके बाद एवरेज कॉस्ट आ जाती है आपके पास मिनिमाइजेशन। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज होगी जब एम सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, मिनिमाइज होगी। क्विज है ये आपका। रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन आउटपुट लेवल, ये इतनी है। इसके बाद टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, ये वही चीज़ आ गई अगेन। अगर एफ सी इज इक्वल टू ए है, वी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू स्केयर है, तो टी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू स्केयर है। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखिए मार्जिन कॉस्ट कैसे किसके इक्वल होता है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट ओवर डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, यानी ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी ओवर डी क्यू के हिसाब से। तो जब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का आएगा वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। प्लस जब डेरिवेटिव ऑफ बी क्यू लूँगी तो क्यू से क्यू हमारा कट आउट हो जाता है, मतलब फिर बी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास क्यू स्केयर था, तो इस डेरिवेटिव ऑफ क्यू स्केयर का क्यू लूँगी तो ये जो 2 था तो मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक सिंगल क्यू बन जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए यही चीज़ आपके पास बी प्लस 2 की बच जाती है एम सी, क्योंकि ए आपका 0 बन जाता था। सो एवरेज को टोटल कॉस्ट कैसे, टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी पे आ जाता है। ठीक है, ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर क्यू करूँगी तो ये क्यू जो है वो इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए बटा क्यू आ जाएगा क्योंकि ए के साथ क्यू नहीं था, ए बटा क्यू और क्यू से कैंसिल बी आ जाएगा, और ये क्यू स्केयर तो एक क्यू कट जाएगा, तो मेरे पास सिंगल ए क्यू रह जाएगा, ये एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे देख ले सकते हैं आप टोटल कॉस्ट और ये चीज़। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स पर। ठीक है, अब जो है हम समझेंगे कि ग्राफ्स के थ्रू टोटल, एवरेज और मार्जिनल वैल्यूज़ का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। देखिए टेंजेंट और मार्जिन का रिलेशन क्या होता है, देखिए अगर हम किसी कर्व जैसे कि टोटल रिवेन्यू कर्व जो है उस पर एक पॉइंट पर लाइन लगाएं तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ठीक है, उस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, मार्जिनल वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, सो कर्व का स्लोप मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू एम आर या फिर एम सी के बराबर होगा। सो अगर हम ओरिजिन 0 से किसी पॉइंट तक लाइन ड्रा करें, ठीक है, उस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, एवरेज वैल्यू के इक्वल होगा या फिर एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। सिंपल वर्ड्स में यही है कि ओरिजिन से लाइन इक्वल किसके होगी, एवरेज के, और कर्व का स्लोप क्या होगा, मार्जिनल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर टोटल कर्व यानी ऊपर जा रही हो, इंक्रीज हो रही हो तो मार्जिनल पॉजिटिव होगा, अगर फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो तो मार्जिनल 0 होगा, और अगर नीचे जा रही हो मतलब डिक्रीजिंग में हो तो मार्जिनल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिनल वर्सेस एवरेज रिलेशन क्या होगा। देखिए अगर मार्जिनल जो है वो ग्रेटर देन हो एवरेज से तो फिर क्या होगा, एवरेज बढ़ता है, और अगर मार्जिनल इक्वल हो एवरेज के तो एवरेज क्या होगा, मैक्सिमम होता है। अगर मार्जिनल जो है वो लेस देन एवरेज हो तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट यही है कि मार्जिनल हमेशा पहले एवरेज से ऊपर होता है, फिर एवरेज को कट करता है और फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व जो है वो क्या होगी, मार्जिनल होगी, ओरिजिन से स्लोप होगा तो वो एवरेज है, और एम आर डिसाइड करता है कि एवरेज ए आर का जो है वो बिहेवियर क्या होगा। तो याद रखें ग्राफ में स्लोप ही सब कुछ होता है, और वही हमेशा जो है वो वही हमें मार्जिनल और एवरेज का रिलेशनशिप समझाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपकी इंपॉर्टेंट है एज अ क्विज़ के हवाले से भी, और आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप लिखें। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह जो है आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।